हेलो बच्चे लोग, आप लोग सब कैसे हो? तो लो, मैं लेके आ गया सीएमए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस 2022 का पहला अकाउंट्स का पेपर लेके। जो ग्रुप वन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, उसका पेपर हुआ है कुछ दिन पहले। अब मैं उसका पेपर रिव्यू लेके आऊँ, कैसा पेपर है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, एक बार पूरा एनालाइज करते हैं। क्योंकि न्यू सिलेबस का ये फर्स्ट पेपर है तो बढ़िया से एनालाइज करते हैं। भैया आप एनालाइज करते रहना, आप मेरे को फटाफट बताओ कि ये जो पेपर आया है आपको लगता कैसा पेपर है। मैं बताऊं, ये बहुत बढ़िया पेपर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर डाला है। मैं इंस्टीट्यूट से खुश हूं। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कोना कोना से क्वेश्चन पूछा है, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड है। बच्चे जो बच्चे मेरे से क्लास किए वो लोग जानते हैं मैं हमेशा कॉन्सेप्ट से बहुत ध्यान देता हूं। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो मैंने क्लास में बात किया है, एक एक कॉन्सेप्ट उठा के पूछा है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। जो बच्चा गहराई से पढ़ के गया होगा ना, वही बच्चा करके जा पाएगा। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से दो चार चीज पढ़ के गए हो तो नहीं हो पाएगा। अगर आप प्रैक्टिकल किए तो आपको प्रैक्टिकल की गहराई समझना पड़ेगा, क्यों होता है, सबका क्यों पूछा है यहां पर इस बार। देखो मैं आपके जल्दी से दिखाता हूं कि क्या क्वेश्चन पूछा है। देखो सबसे पहले तो जून 23 का पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का न्यू सिलेबस का पहला पेपर है। देखो लिख दिया सिलेबस 22, फुल मार्क्स 100। चलो बढ़िया बात है। आंसर क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी डाला है। उसके अंदर तुम्हारा वो सब एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, वो सब दे दिया। और बोलते हैं 5 क्वेश्चन करना है बाकी क्वेश्चंस में से। बाकी 7 दिया, 7 में से 5 करना था, तो 2 ऑप्शन में आप छोड़ सकते थे। ठीक है ना। अभी जो क्वेश्चन है देखो, पहले 12 नंबर का देखो एमसीक्यू पूछा है, क्या ताबड़तोड़ सब जगह से पूछ लिया सर। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव कौन सा नहीं है। तो सब कुछ क्वालिटेटिव है, ये तो कॉन्सेप्ट है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है, तो ये ऑप्शन आ जाना चाहिए। बोलते हैं इंड एस किस पे बेस्ड है, क्या ये रूल बेस्ड है कि प्रिंसिपल बेस्ड है। ये प्रिंसिपल बेस्ड है, ये था। एन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। कौन सा को डेबिट साइड में आपको दिखाएंगे, आप किस में इंक्रीज होने से, एसेट में इंक्रीज होने से डेबिट होता है। तो एसेट कौन सा है, बिल्डिंग है। उसके बाद है ट्रेड डिस्काउंट अलाउड इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस सेल। हाँ, लेस करके नेट फिगर दिखाते हैं अपने लोग। सेल इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट विच वैल्यू, नेट सेल इनवॉइस। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, ये तो बेसिक्स में पढ़ाया हुआ ये सब चीज। जो बच्चे लोग मेरे साथ क्लास किए उसको याद होगा, ये सारा बात बेसिक्स में पढ़ाया हुआ रहता है। मेरा बेसिक्स का जो पहला 3 क्लासेस को खोल के देखोगे तो ये सब बात उसमें मिल जाएगा। उसके बाद रिबेट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में रिबेट ऑन बिल होता है। तो रिबेट ऑन बिल कब से कब तक होता है, पेमेंट डेट से लेके मैच्योरिटी डेट तक, जितना दिन पहले दिया तो पेमेंट डेट से मैच्योरिटी डेट। पूरा एकदम बेसिक जो मैं समझाया था क्लास में, पूरा एग्जांपल लेके वही सब चीज उठा के दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एरर ऑफ प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। डी, एबीसी तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। कैपिटल की जगह रेवेन्यू, रेवेन्यू की जगह कैपिटल लिख दिया, यहां तो अकाउंट के नाम में गलती है, एरर ऑफ कमीशन है। अच्छा, इनकम टैक्स पेड बाय सोल प्रोप्राइटर, चिल्ला चिल्ला के फाइनल अकाउंट्स में बताया था। सोल प्रोप्राइटर इनकम टैक्स जो है उसका पर्सनल एक्सपेंस है, ड्राइंग्स है, कैपिटल से लेस होता है। 3 बार कॉपी में लिखवाया ये सब बात, तो वही है, एज ए डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल इन बैलेंस शीट होना चाहिए। लीज इज जनरली नॉट कैंसिलेबल एंड कवर फुल इकोनॉमिक लाइफ। तो याद करो, लीज जब मैंने पढ़ाया था उसमें बताया 2 तरह का लीज होता है, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। तो ये कौन सा लीज है, फाइनेंस लीज, जो कैंसिल नहीं हो सकता वो फाइनेंस लीज है। अच्छा, फिर ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया था, बोल रहा था 250 मेंबर है, 5,000 रुपया करके इनका सब्सक्रिप्शन है हर साल का। अब सब्सक्रिप्शन टोटल मिला 1125, जिसमें 65 और 25 एक पिछले साल का एक अगले साल का है। तो बोलता है इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है। तो सुनो ना, टोटल इसमें से ये दोनों माइनस कर लो तो पता चल जाएगा इस साल का कितना है, मतलब इस साल में इस साल के लिए कितना मिला है। फिर 250 इंटू 5,000 करो, इस साल का टोटल पता चलेगा, उसमें से डिफरेंस करो तो 215 आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, एनपीओ से क्वेश्चन आ गया था। ये देखो अगला है पार्टनरशिप का। देखो मैं हमेशा ये बताता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनरशिप का ये मैं बताता हूं, मैं जब पढ़ाया था 2nd क्लास में बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट।
सो प्रॉफिट जब इनसफिशिएंट होता है तो उसको हम लोग कैपिटल रेशियो में तोड़ देते हैं, 5:3 में तोड़ देंगे तो 3,1800 आना चाहिए। भाई साहब बढ़िया है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा ये सब। तो ये काटाकुटी क्या किया, अरे कोई बच्चा दिया था उसका सब आ गया था डिटेल्स विटेल्स। विच क्लास ऑफ अकाउंट इज कंसाइनमेंट पढ़ाते वक्त मैं हर एक अकाउंट का टाइप भी बात करता हूँ, कौन से टाइप का अकाउंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट से प्रॉफिट लॉस निकलता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, लो नॉमिनल आ जाएगा। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ये तो पहले ही ज्वाइंट वेंचर का फर्स्ट क्लास में बताता हूँ, 3 तरह का मेथड है, याद करो। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन, सेपरेट सेट बुक्स नॉट मेंटेन। नॉट मेंटेन के अंदर फिर अपने लोग बताए थे सेम सेट ऑफ बुक्स के अंदर व्हेन ईच को वेंचर रिकॉर्ड ओनली हिज ओन ट्रांजैक्शन, फिर ईच को वेंचर रिकॉर्ड दोनों पार्टी का ट्रांजैक्शन। तो ये बोला था मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर कब होता है, व्हेन ईच को वेंचर रिकॉर्ड ओनली हिज ओन ट्रांजैक्शन, ओन ट्रांजैक्शन, ये सी होना चाहिए। तो 12 नंबर का तो ये बहुत अच्छा था, बोला ना कॉन्सेप्चुअल है। जो बच्चा मेरा क्लास ध्यान से सुना होगा ना, वो बच्चा लोग सबको ही मेरे को बोला कि भैया आप क्लास में जो जो बात बोले थे वो सारा चीज है, और मैं नोटिंग भी कराता हूँ सारा बात, कॉपी खोल के देखोगे सब कुछ कराया हुआ मिलेगा। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स दिया था, बोलता बुक कीपिंग स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स, उल्टा बोला है। जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, तो ये फॉल्स है। लाइबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल प्लस एसेट, गलत है। लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल होना चाहिए, ये फॉल्स है। रॉन्ग एंट्री इन पासबुक विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग एन अमेंडेड कैश बुक। याद करो मैंने चार्ट करके बीआरएस में समझाया था ये वाला चीज, 3 बनाया था, नॉर्मल बीआरएस फिर अमेंडेड कैश बुक करके। अमेंडेड कैश बुक में सिर्फ 2 चीज आता है, मैंने बताया था, रॉन्ग एंट्री इन कैश बुक, करेक्ट एंट्री इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो पासबुक में अगर गलत एंट्री हुआ है ये बीआरएस आइटम बनेगा। डेप्रिसिएशन प्रोसेस ऑफ, ये तो कितना बार हम तो यूट्यूब में भी कितना सारा छोड़े थे वीडियोस वगैरह, उसमें बात किए थे कि डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। मेरे साथ क्लास की तो पहला लाइन ये लिखा था डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन, डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। तो ये वैल्यूएशन नहीं है, एलोकेशन होता है। अंडर डेटर मेथड ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच अकाउंट डेप्रिसिएशन डज नॉट अपीयर इन ब्रांच अकाउंट, ट्रू, क्योंकि हम लोग एसेट से लेस करके लिखते हैं, एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिखते थे, तो डेप्रिसिएशन अलग से नहीं लिखते। कैश इन हैंड रिप्रेजेंट्स कैश एक्चुअली हेल्ड बाय बिजनेस ऑन बैलेंस शीट डेट, हाँ ट्रू, कैश इन हैंड का मतलब वही है जितना कैश है मेरे पास। एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, हाँ ये तो इंश्योरेंस पढ़ाते हो चिल्ला चिल्ला के बताया था मैंने, लॉजिक समझाया था, एवरेज क्लॉज अप्लाई कब होता है, अंडर इंश्योरेंस केस में। तो ठीक है, मेरे को लगा ये भी अच्छा 7 नंबर का। फिर ये 6 नंबर 25 नंबर का एमसीक्यू था भाई। 25 नंबर तो मेरे को लगता है कि 25 में कोई बच्चा ठीक ठाक भी करेगा ना 20 उठा लेना चाहिए। 5 क्वेश्चन इधर उधर भी हो जाए तो 20 तो उठ ही जाना चाहिए, जैसा क्वेश्चन पूछा है। पर अच्छा क्वेश्चन पूछा, किंतु कोई बच्चा अगर डेप्थ में नहीं पढ़ के गया होगा तो नहीं होगा। अगर मेरा क्लास को बहुत ध्यान से सुना है, 3-4 बार रिवाइज किया है, तब वो कर लिया। गुडविल इज अ डैश एसेट, तो ये तो पढ़ा हुआ है, ये इंटेंजिबल एसेट होता है। डैश कॉन्सेप्ट होल्ड्स द अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, ऑब्जेक्टिविटी। ये कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़ाया था, वहां पर ऑब्जेक्टिविटी बेसिक क्लास में बताया हुआ ऑब्जेक्टिविटी। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम इज कॉल्ड, एक्सपेंस ज्यादा इनकम से, डेफिसिट बोलते थे, डेफिसिट। Dash represent payment made against which service are expected to be received in a short period. पेमेंट कर दिया, सर्विस मिला नहीं, मिलेगा, तो इसको बोलते थे प्रीपेड एक्सपेंस। डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन लेसर रिसीव्स एन अमाउंट, अगर लेसर को पैसा मिला है तो लेसर किसको करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू लेसी, लेसी से पैसा मिला होगा। A branch which does not keep full system of accounting is known as independent branch. Sorry, उल्टा बोल दिया, dependent branch। याद करो डिपेंडेंट ब्रांच का 3 क्लॉज लिखाया था मैंने। ये सब कराया हुआ है बच्चे। ये 25 नंबर मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉन्सेप्चुअल था। इसके बाद क्या क्या क्वेश्चन थे देखो, इससे आसान क्या दे सकता है। सेक्शन बी में क्वेश्चन 2 पूछा है, 1 नंबर का 6 तो छोटा छोटा 2-2 लाइन लिखने वाला बात बोला है। बोलता है एक्सपेंडिचर क्या है। अब इस लेवल में आके अगर आपको एक्सपेंडिचर क्या है नहीं लिखना है तो क्या बोलेंगे, पैसे का आउटफ्लो आपका एक्सपेंडिचर है, लिख दो, खर्चा खर्चा।
अब उसके बाद व्हेन एन अकाउंट इज सेड टू हैव डेबिट बैलेंस, कब डेबिट बैलेंस होगा? तो जब कोई भी अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड कम होगा, डेबिट बैलेंस। याद करो बेसिक क्लास में जब लेजर पढ़ाए थे तब बैलेंसेस किसको बोलते हैं, तब समझाए थे ये सब, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस इन ब्रांच, कराया हुआ है। व्हाट इज डेप्रिशिएबल कॉस्ट? डेप्रिशिएबल कॉस्ट मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंस ओवर फॉर्म? जब मैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ाया था, आप लोग को दिया हुआ है उसके अंदर, तो उसमें बताया था सब्सटेंस ओवर फॉर्म किसको बोलते हैं, रियलिटी ओवर लीगैलिटी। जब मैं हायर परचेज पढ़ाया था उस वक्त भी बताया था सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियलिटी ओवर लीगैलिटी। अकाउंट्स में रियलिटी को इंपॉर्टेंट देंगे लीगैलिटी से ज्यादा। इफ एडजस्टेड परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो कितना बार पढ़ाया हुआ है सब चीज। बोलते ट्रायल बैलेंस में दोनों है, तो बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा, नहीं, ट्रेडिंग में ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आ गया मतलब वो तो एडजस्ट हो गया, तो ट्रेडिंग में नहीं आता है, वो सिर्फ बैलेंस शीट में आता है। तो ये 6 नंबर फ्री फंड का था। कोई अगर बोले ये थ्योरी है तो मैं मान नहीं सकता, इसको थ्योरी नहीं बोलते हैं, सारे प्रैक्टिकल अप्रोच से टाना हुआ चीज है, सब प्रैक्टिकल में चर्चा किया हुआ रहता है। कहीं भी पढ़ो यार, मेरे पास पढ़ो चाहे कहीं भी पढ़ो, हर टीचर बताता है ये सब चीज। अरे ये तो बेसिक में 11-12 में पढ़ा हुआ रहता है। चलो, मिस्टर राजेश गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग। क्या क्वेश्चन पूछा देखो, कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस का ये सारा आइटम दे दिया, बोलता कैश बेसिस में क्या प्रॉफिट होगा और अक्रूवल बेसिस। ऐसा तो क्लास 11 में पूछता है, 11 का क्वेश्चन दे दिया, जहां पर कैश आया गया वो वाला ले लोगे तो कैश बेसिस है, और बाकी सब एडजस्ट कर लोगे तो अक्रूवल बेसिस में आ जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक निकालने दिया, अरे भाई एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना, एक ओपनिंग स्टॉक 20,000 बैठा दिया, ये दोनों को सेल को ऐड करके यहाँ सेल बैठा दिया, परचेज 70,000 दिया, इस साइड में 70,000 परचेज बैठा लिया, और जीपी 33 1/3 दिया। जीपी ये जो सेल होगा ना 1 लाख, इसका 33 1/3 करके बैठा दो, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। ये सम है। इंटरमीडिएट लेवल में आके अगर इतना आसान सम दे रहे हैं तो मेरे को क्या क्या बोलूं मैं। इसके बाद देखो 3A, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सम दिया है, ऐसा सेम सम क्लास में सॉल्व कराया हुआ है, सेम सम क्लास में सॉल्व कराया है। इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट AS12 पढ़ा हुआ है, बस इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, इंड AS20 और AS12 के बीच में क्या डिफरेंस है वही बताया था। इंस्टीट्यूट का बुक में मैंने मार्किंग करवाया था, जब मैं पढ़ाया था याद करो, मैंने ये वाला इंस्टीट्यूट के बुक से आपको खोल के मार्किंग करवा के बोला था ये डिफरेंस पढ़ के जाना, आ गया। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो अलग बात है, नहीं तो बताया भाई वाला। चलो ठीक है, अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता है तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, नहीं तो अगला कर लेता, 2 ऑप्शन में छोड़ने का तो था ही। अच्छा, इसके बाद देखो क्या आ गया, सिंगल एंट्री का सम, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट सम मेरा क्लास में कराया हुआ है, सिंगल एंट्री का सम है, कन्वर्जन मेथड, नेट, हाँ कन्वर्जन मेथड का सम सिंपल है। अब देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया है, तुमसे भाई साहब BRS बनवा रहा है, BRS बनवा रहा है, कौन सा आइटम ऐड होगा कौन सा लेस होगा। फिर AS19 पढ़ाया हुआ था, देखो AS19 शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर ऑल लीजेस। कहां पर अप्लाई नहीं होता AS19 वो बताना था। यहां पर डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन ब्रांच एंड डोमेस्टिक ब्रांच पढ़ाते वक्त ये चीज मैंने लिखाया तो नहीं था, मैंने बताया तो था फॉरेन ब्रांच किसको बोलते हैं, विदेशों में जो ब्रांच होता है फॉरेन करेंसी में वहां ट्रेड होता है, अपने देश के करेंसी में नहीं होगा, उसका अकाउंट्स अलग से बनता है, अलग वहां पर बनाएगा, वो इंडिपेंडेंट होता है, वही सारा लिखना था। अब उसके बाद देखो भाई साहब ये डी, ये मेरे बुक में जो डेप्रिसिएशन चैप्टर है उसका शायद क्वेश्चन नंबर ये 11 था, शायद 10 या 11, वही वाला सम दिया, चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ वाला सम था, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालने वाला, कराया हुआ सम है, बोल नहीं सकता कोई बच्चा कि मैंने नहीं कराया। इसके बाद क्वेश्चन पूछा देखो 6 है, डिफरेंस बिटवीन बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितना बार चर्चा हुआ है। तो भैया बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट क्लास में कितना बार चला है, और इसको डिटेल में कहां पढ़ाया हुआ था याद है, फाइनल अकाउंट्स पढ़ाया था, उसमें 1.5 घंटा लगा के सिर्फ प्रोविजन ही समझाया था, प्रोविजन का अकाउंटिंग सिखाया था।
याद करो 7 साल का एग्जाम्पल लिया था मैंने, जो लोग मेरे साथ किए वो कराया, और वही सिंपल से देखो, डेटर प्रोविजन बैड डेट दे दिया है, एडिशनल बैड डेट दिया है, प्रोविजन 10% मेंटेन करना है। तो मेरे ख्याल से भैया ये सब देख के तो मजा, मतलब मजा आ जाना चाहिए पेपर में, कोई बच्चा अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ के गया है। इसके बाद ये वाला सम मेरे बच्चा लोग को थोड़ा बहुत ध्यान आ जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम का सम था। ये देखो इंश्योरेंस क्लेम का एकदम सिंपल सम, ऐसा सम कराया हुआ है ना, नहीं बोल सकता है, कितना सारा सम कराया था, उसमें कराया हुआ सम है, ये कराया हुआ सम है इंश्योरेंस क्लेम का, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ 7 नंबर सम था इजी, मगर थोड़ा सा घटिया कर दिया था, अरे वो डिसोल्यूशन दे दिया था पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन का दे दिया था पार्ट, उसमें कंपनी टेक ओवर कर रहा है, कराया हुआ सम है। पर मैं समझता हूं कि ये वाला सम इजी था, पर हो सकता है कुछ बच्चा को कंफ्यूजन हो गया, तो ऑप्शन था ना छोड़ देने का ये सब सम, अगर ज्यादा दिक्कत होता है तो छोड़ देने का था ये सब, क्यों माथा लगाने का था, किंतु अच्छा सम था, अच्छा सम था। देखो इसके बाद क्या क्या सम पूछ रहे हैं। 8A में तुमको बोला कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में लिखो, थ्योरी आ गया था 3 नंबर का, मैं समझ सकता हूं, बड़ा डर लगा होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज अ बॉडी ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एंड फंडामेंटल्स। जब मैंने इंडेस पढ़ाया था ना, तो उसमें दिया हुआ था ये वाला चीज, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मैंने थोड़ा स्टार्टिंग पढ़ाया था। चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा देखो ये कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। अब तुमको बोलता है 2 कार खरीदा, डाउन पेमेंट दे दिया, इंस्टॉलमेंट दे दिया, इंटरेस्ट का रेट भी दे दिया है, डेप्रिसिएशन का रेट दिया, बोलता है कैश प्राइस इंटरेस्ट निकालो। तो डेप्रिसिएशन का तो जरूरत भी नहीं था, इसका तो शॉर्टकट तरीका आपको बैक कैलकुलेशन करना सिखाया है, वो सॉल्व करने का सम दिया था। अब देखो एक्सप्लेन इन शॉर्ट द रेलिवेंट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग AS1, कितना सुंदर से नोट्स लिखाया हुआ है AS1 का, पढ़ा पढ़ा के लिखा हुआ है ना डिस्क्लोजर पूरा, तो दे दिया देखो 3 नंबर में। मैं बोला था छोटा सा स्टैंडर्ड है, पढ़ाया था जब छोटा छोटा पैराग्राफ लिखा के पढ़ाया था। अच्छा वही पूछ लिया। उसके बाद क्या पूछा है, अकाउंटिंग साइकिल। मेरा बेसिक्स का जो 3 क्लासेस दिया हुआ रहता है उसमें अकाउंटिंग साइकिल एक्सप्लेन किया हुआ था पूरा। पहले जर्नल बनेगा, उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं, उसके बाद लेजर, लेजर में पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, याद आ रहा है ये पूरा वही। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स में पहले बनता है वो तुम्हारा ट्रेडिंग PL, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, बैलेंस शीट पूरा पढ़ाया हुआ है, वही चीज पूछा है। और उसके बाद लास्ट में एक तो पार्टनरशिप का छोटू सा एडजस्टमेंट पूछ लिया था, चेंज इन PSR में। अब ये कोई एडजस्टमेंट है यार, छोटा छोटा कॉन्सेप्चुअल उठा के पूछा, कोई देखा बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ पाया। बड़ा बड़ा क्वेश्चन में छोटा छोटा पार्ट करते थे, वो सब उठा उठा के पूछा। तो कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हैं तो ये पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। जो बच्चे लोग मेरे से क्लास लिए और सच्ची में मेरे सारे क्लासेस करके गए हैं, वो बच्चा को कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर हो गया होगा तो मैं बताता हूँ, वो बच्चा को जो मैं थ्योरी लिखाया नहीं सिर्फ मार्किंग करवाया था, वो इंडेस 20 और वो वाला तुम्हारा क्या नाम है AS12 का जो डिफरेंस था, वो मैंने से ऊपर से पढ़ाया था और उसको बोला था कि इसको आप रीड कर लेना। चलो मैं मान लिया अगर वो नहीं पढ़ा, उसके अलावा तो पूरा कॉमन है, अगर वो क्वेश्चन छोड़ भी दो तो कॉमन मिलेगा, 100 में 100 आराम से अटेंड हो सकता है। ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ ये पेपर बहुत बढ़िया पेपर था, कॉन्सेप्चुअल पेपर है, तो इसे समझ में आने वाला है कि भैया कॉन्सेप्चुअली पढ़ के जाना पड़ेगा, रट्टे रुटने से अभी तक जैसे पढ़ के आए वैसे नहीं चलेगा। जो बच्चा लोग मेरा क्लास ले रखे हैं वो लोग अच्छे से जानता है कि मैंने इसलिए कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाया था। सब बोलते हैं ना भैया आप इतना कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 इतना करके क्यों लिखाते हो, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्यों बताते हो, इस तरह के पेपर के लिए। तो इससे तो इंस्टीट्यूट क्लियर कर दिया कि अकाउंट्स का पेपर अच्छा आने वाला है, पहले से जैसे आता रहा है पुराना वैसा पेपर अब नहीं दे रहा है इंस्टीट्यूट, पूरा खोज खोज के कोना कोना से पूछेगा, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो देखो जो बच्चा लोग दे लिया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा। अगर 19-20 हो भी गया तो टेंशन मत लो, आगे का पढ़ाई करो ना यार, क्या दिक्कत है। किंतु जो बच्चे लोग फर्स्ट टाइम देने जाएंगे तो इससे आपका आँख खुल जाना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, रट के नहीं जाना, छोटा छोटा बात पढ़ना पड़ेगा, छोटा छोटा चीज डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। जब बच्चे बोलते हैं ना भैया आपको इतने सारे क्लासेस हैं, बाकी लोग के क्लासेस इतने छोटे से 100 क्लास में हो जा रहा है उनका, 100 घंटा में हो जा रहा है, 150 घंटा में हो जा रहा है, आप कहाँ कहाँ से 200-250 घंटा पढ़ाते हो। अब समझ में क्यों पढ़ाता हूँ मैं 250 घंटा, समझ में आ रहा है ना। जब 250 आवर्स ऊपर हो जाता है तब आप लोग मेरे को बोलते हैं तो भैया आपका क्लास ना बड़ा है, बाकी लोग बहुत कम में पढ़ा देते हैं, इसीलिए अब आया होगा समझ में क्यों, इसीलिए। तो अब बच गए, जो बच्चे मेरा क्लास किए थे इसलिए बच गए, समझ में आया।
तो चलो, तो मेरी तरफ से ये था। अगर आपको और कुछ जानना वरना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओ, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। अपने सारे दोस्तों के साथ रिव्यू जरूर शेयर करो। अगर आपका एग्जाम हो गया तो आप देख के समझ ही गए होंगे, अगर आप आगे एग्जाम देने वाले हैं तो ये रिव्यू आपके लिए बहुत काम का आने वाला है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।